नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भाई-बहन के लिए सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। एक तो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, पार्टी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जो लोकसभा चुनाव में इनकी 99 सीटें आ गई थी, एक सीट खाली करनी पड़ी थी राहुल गांधी को वायनाड वाली। रायबरेली अपने पास रखी थी तो वो 98 हो गई थी। बाद में एक निर्दलीय महाराष्ट्र से जीत करके आए थे सांगली से, वसंत दादा पाटिल के पोते, वो आ गए थे इनके साथ। टेक्निकली तो 99 तब हुई जब इनकी बहन जी यानी प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से ही इनकी खाली की हुई सीट से ही जीत करके वापस लौटे। लेकिन एक निर्दलीय को भी मिला लें तो अब 100 सीटें इनके पास हैं। इसके बावजूद जो ये खुशी का इजहार कर रहे थे, बड़ा उछल रहे थे, वी का साइन दिखा रहे थे, उसका कोई फायदा बाद में इनको मिलता हुआ दिखाई दिया नहीं। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें, हरियाणा में भी 10 साल बाद सरकार नहीं बना पाए, एक अपॉर्चुनिटी थी। लगभग वैसा ही हाल हुआ जैसा असम में और केरल में हुआ था। और महाराष्ट्र चुनाव बुरी तरह हारे। झारखंड में 81 के सदन में केवल 16 सीटें। तो झटकों पर झटके कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं और इनको कहीं न कहीं ये आभास है, एहसास है कि सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है। एक इंडी अलायंस बनाया था लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही इनको बड़े-बड़े झटके लग गए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में करेंगे गठबंधन, हरियाणा में कर लेंगे, गुजरात में 2 सीटें हमें दे दो और दिल्ली में 5-4 पर हम लड़ेंगे, 3 पर आप लड़ लो। लेकिन पंजाब में 13 की 13 सीटें हम लड़ेंगे क्योंकि हम तो वहां सरकार में हैं। तो दोनों में आपस में वहां फाइट हुई। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मना कर दिया था कि हम सक्षम हैं भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए। ना हमें कांग्रेस की जरूरत है पश्चिम बंगाल में, ना वामपंथियों की जरूरत है। मतलब जरूरत इस सेंस में है कि आप दूर रहो, यहां चुनाव मत लड़ो और वहीं से सहयोग और समर्थन की घोषणा कर दो। कांग्रेस को कहा कि 2019 में आप 2 सीटें जीते थे, एक मालदा की और एक बहरामपुर वाली, अधीर रंजन चौधरी वाली, इन दोनों पर लड़ लो, बाकी 40 पे हम लड़ लेंगे। ये नहीं माने तो 42 की 42 पे ममता बनर्जी ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। और उसके बाद अभी आप देख रहे होंगे शीतकालीन सत्र से पहले का सीन क्या था। ममता बनर्जी का नाम आगे बढ़ाया गया, इंडिया अलायंस के भीतर से ही बढ़ाया गया। कीर्ति आजाद ने शुरुआत की, राम गोपाल यादव ने उसको उसको समर्थन कर दिया। उसके बाद शरद पवार का मैसेज आ गया। इसके बाद फिर उद्धव ठाकरे ने कह दिया। तो राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, इन सब के बयान आ गए कि ममता बनर्जी ही इंडी अलायंस को संभाल सकती हैं, नेतृत्व दे सकती हैं, भले ही कलकत्ता से दें। यानी राहुल गांधी की लीडरशिप और खरगे साहब की लीडरशिप को खुला चैलेंज इंडी अलायंस के भीतर से ही मिलना शुरू हो गया। और ये इसलिए कि भाई आप अपनी पार्टी को तो जिता नहीं पा रहे हो, कोई मीटिंग भी नहीं बुलाते हो, कोई सलाह मशवरा भी नहीं है, और जब संसद सत्र आता है तो अपनी मनमानी पर उतर आते हो। ये शो करने की कोशिश करते हो कि मैं अगर नेता प्रतिपक्ष हूं तो मैं जो बाकी के दल हैं उनको भी लाठी लेकर के, डंडा लेकर के हाँक सकता हूं अपनी मर्जी से। तो अंदर ही अंदर इनकी लीडरशिप के खिलाफ हो गया विद्रोह। और लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई ये राहुल गांधी जो हैं, ये समन्वय स्थापित करके
लोगों को साथ लेकर के चल ही नहीं सकते हैं। इनका अपना एजेंडा है जो ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी जैसे शीतकालीन सत्र में शुरू में अडानी, मोदी, मोदी, अडानी, मोदी, अडानी, अडानी, मोदी चिल्लाते रहे 6-7 दिन तक। तो माथा ठनक गया ममता बनर्जी का भी और अखिलेश यादव का भी। भाई पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी का अपना एजेंडा है, अपने मुद्दे हैं, वो उनको लेकर के सदन के भीतर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। इसी तरीके से 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, अखिलेश यादव अभी से तैयारी करेंगे, सदन के भीतर यानी राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी मुद्दे उठाएंगे, जो सरकार के खिलाफ नैरेटिव बना सके। और अभी ताजा-ताजा अखिलेश यादव को जो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए हैं, उनको करारी चपत लगी है, 7 सीटें हार गए वो, केवल 2 पर जीत पाए, एक शीशमऊ और एक उनके घर की करहल। तो उनका माथा ठनका, उन्होंने स्पीकर से कहा कि साहब हम तो सदन चलाना चाहते हैं। उसके बाद भी इन्होंने जो है बाहर हंगामे जारी रखे और बाहर रोज प्रदर्शन करते रहे, धरने-वरने देते रहे। अभी जो ताजा बयान है वो एक सीपीएम के नेता का है और इन्होंने एक नई बात शुरू कर दी है, एक नया मामला खड़ा कर दिया है। ये वैसे विमर्श में तो पहले से था और वामपंथियों की नाराजगी है कि ये केरल में आकर के ताकत क्यों झोंक रहे हैं। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथियों को अपने साथ रखना चाहते हैं इंडिया अलायंस में, तो फिर आप केरल में आकर के चैलेंज क्यों कर रहे हो? लेकिन संकट ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम मोदी को रोकने के लिए तो एक साथ हैं, लेकिन राज्यों में एक साथ नहीं है। पश्चिम बंगाल में इनको ममता बनर्जी धकिया के बाहर निकाल देती है, वामपंथियों को भी और कांग्रेस को भी। अच्छा, केरल में वामपंथी इनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, कांग्रेस पार्टी को। 2019 में जब इनको लग रहा था कि इस बार अमेठी मुश्किल है और इनका डर सही साबित हुआ, स्मृति ईरानी ने करीब 55,000 से राहुल गांधी को हरा दिया, वहां से इनके अपने गढ़ में हरा दिया। और अगर ये तब वायनाड ना लड़ते तो शायद लोकसभा के सदस्य भी ना बन पाते। तो वायनाड ने राहुल गांधी को 2019 में चुन करके भेजा। इस बार भी एहतियातन राहुल गांधी 2 सीटों से लड़े, रायबरेली से भी और वायनाड से भी। उनको शायद यकीन नहीं था, उनको डर था कि कहीं वायनाड वाले ही इस बार ना हरा दें, या जिस तरीके से 2019 में अमेठी में हार गए थे, कहीं रायबरेली भी ना हरा दे। और चूंकि सोनिया गांधी ने रायबरेली से ना लड़ने का फैसला किया था और राज्यसभा में चली गई थी, इसलिए भी एक मीडिया में ये हवा थी, बन गई थी कि भाई रायबरेली भी अब सोनिया गांधी के परिवार के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो राज्यसभा चली गई। तो 2 सीटों से लड़े राहुल गांधी, हालांकि दोनों से जीत गए, लेकिन एक गलत मैसेज तो चला गया। एक सीट इनको छोड़नी थी, वायनाड से इन्होंने रिजाइन किया, रायबरेली अपने पास रख ली, तो इनकी बहन जी के लिए दरवाजा खुल गया। उन्होंने वायनाड से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया जब उपचुनाव हुआ और वो भी जीत करके लोकसभा पहुंच गई। अब जो वामपंथी हैं, उनको इस बात की पीड़ा तो है कि भाई जब आपके पास अमेठी और रायबरेली हैं सीटें लड़ने के लिए, तो आप ये केरल में आकर के अपना जनाधार क्यों बढ़ा रहे हो और हमें यहाँ चैलेंज क्यों कर रहे हो, हमारे लिए खतरा क्यों बन रहे हो? तो उनके जब तब इनके खिलाफ वैसे बयान भी आते ही रहते हैं। अभी ताजा बयान, उनकी वहां एक मीटिंग चल रही थी और पोलित ब्यूरो के इनके एक सदस्य हैं विजय राघवन, और उन्होंने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि ये दोनों भाई बहन यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये दिल्ली कैसे पहुंचे वायनाड से। तो उन्होंने कहा कि क्या सांप्रदायिक गठबंधन के मजबूत समर्थन के बिना
वो यहां से जीत दर्ज कर सकते थे। उनका बयान देखिए क्या है। विजय राघवन वायनाड के बादरी में सीपीआईएम वायनाड पार्टी के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब वायनाड से दो लोग जीते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी किसके समर्थन से दिल्ली पहुंचे? क्या मुस्लिम सांप्रदायिक गठबंधन के मजबूत समर्थन के बिना वे जीत सकते थे? वे विपक्ष के नेता हैं, वे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। प्रियंका गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा था। उनकी रैलियों के दौरान आगे और पीछे कौन लोग चल रहे थे? वे अल्पसंख्यक सांप्रदायिक ताकतों के सबसे चरमपंथी तत्व थे। वे कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व हैं। जब ईएमएस यानी केरल के पहले सीएम नंबूदिरीपाद पहले चुनाव लड़ रहे थे, केंद्रीय मंत्री उन्हें हराने के लिए यहां आए थे और अब भाई बहन दोनों यहां से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक्चुअल में अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं, ये संविधान को लेकर के जो बहस हुई लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और जिस तरीके से इन दोनों भाई बहन की और कांग्रेस की पूरी पार्टी की, मैं कहूंगा कि 10 जनपद परिवार की जो धुलाई हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा और दूसरे वक्ताओं के द्वारा भी, और जिस तरीके से पूरे देश को यह अवगत कराया गया, जिनको जानकारी नहीं थी उनको भी बताया गया कि आज तो ये अंबेडकर की तस्वीर लेकर के घूमते हैं, नीले कपड़े पहन करके भी आ जाते हैं और संविधान की प्रतियां लेकर के भी घूमते रहते हैं, पर सर्वाधिक अगर डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ है तो इन्हीं के परिवार के द्वारा हुआ है। गांधी जी के दबाव में आकर के नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने पहले मंत्रिमंडल में शामिल तो कर लिया, लेकिन उनको वो अपमानित करते रहे। जो महत्वपूर्ण नीति निर्धारक समितियां होती हैं, उन तक में उनको शामिल नहीं किया गया। बाकी तो छोड़ दीजिए, 1955 में संभवतः नेहरू को भारत रत्न मिल गया था। फिर इंदिरा गांधी ने भी अपने प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को भारत रत्न दे दिया और राजीव गांधी भी 1991 के उस आत्मघाती हमले के शिकार हुए और जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो राजीव गांधी को भी भारत रत्न दे दिया गया। लेकिन नेहरू को और डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिलने में 30-32 साल का फासला है और वो भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पीवी विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार चल रही थी उसने दिया था। तो ये सवाल खड़े हुए, दोनों घिरे हुए थे और इस घिरे हुए के बीच में ही इन्होंने एक्चुअल में फिर से दलित कार्ड खेलने की कोशिश की। लोग हालांकि सवाल पूछ रहे हैं कि जिन अंबेडकर को नेहरू ने अपमानित किया, नेहरू के समय काका कालेलकर की रिपोर्ट आ गई थी पिछड़ों को, ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिशों वाली, उसको सदन के पटल पर रखने के बजाय या कैबिनेट में स्वीकार करने के बजाय लाइब्रेरी में रख दिया गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी इंदिरा गांधी के सत्ता में आने से पहले 1980 में, बल्कि उनके आने के बाद सदन के पटल पर रखी गई, पहले राष्ट्रपति को सौंपी गई, उसको भी लागू नहीं किया कांग्रेस ने। आज आरक्षण आरक्षण चिल्लाते हैं, जाति गणना कराएंगे ये चिल्लाते रहते हैं, संविधान की प्रति लेकर के घूमते रहते हैं। तो ये सवाल खड़े किए गए कि ये किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपका अतीत में आचरण क्या रहा है ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए? आपने तो कभी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने की सोची तक नहीं। पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति, वो भी महिला,
नरेंद्र मोदी ने बनाई है आकर के, द्रौपदी मुर्मू। तो ये सवालों के कटघरे में खड़े किए गए, और इसलिए भी कि भाई आप आज नीले कपड़े पहन करके आते हैं, अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाते हैं, लेकिन आपका अतीत क्या है? सवाल तो वैसे ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ब्रांड नेहरू गांधी से इनका भी भरोसा उठ गया है, या अब नेहरू गांधी ब्रांड से दुकान नहीं चलाई जा सकती, व्यवसाय नहीं चलाया जा सकता, राजनीति खत्म हो गई है, वोट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अंबेडकर की जरूरत पड़ रही है, नेहरू गांधी परिवार को भी किसी दूसरे ब्रांड की जरूरत पड़ रही है। और मुझे याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा होगा, 2018 में कर्नाटक के जब रिजल्ट आए थे, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट थी, लेकिन बहुमत से थोड़ी दूर खड़ी हुई थी। तो भाग करके ये कांग्रेस के नेता बेंगलुरु पहुंच गए थे, और वहां एच.डी. देवगौड़ा और उनके बेटे कुमार स्वामी से इन्होंने बातचीत की। इन्होंने कहा कि भले ही आपकी 37 सीटें आई हैं और हमारी 80 आई हैं, चीफ मिनिस्टर आप बन जाओ। इनको डर था कि भारतीय जनता पार्टी की कम सीटें रह गई हैं, तो कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ना चले जाएं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर लेकर के ये उनकी सरकार ना बनवा दें। तो वहां जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था कुमार स्वामी का, कांग्रेस पार्टी के समर्थन से, तो पूरा जमावड़ा था भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों के नेताओं का। और वहां पर सोनिया गांधी एक अजीबोगरीब जेस्चर जो है वो करते हुए देखी गई थी। मायावती के साथ पास गई, राहुल गांधी को लेकर के गई, और उनको मनाने के लिए, पटाने के लिए उनके माथे से अपना माथा सटा करके खड़ी हो गई। यानी इनको लग रहा था कि भाई मुस्लिम तो हमारे साथ हैं ही, अगर दलित भी हमारे साथ आ जाएं या मायावती ही हमारे साथ आ जाएं तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक घटना और याद दिलाता हूं। एक बार ये चंद्रशेखर उर्फ रावण, जो अभी नगीना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए 2024 में, एक बार वो बीमार पड़ गए, किसी अस्पताल में भर्ती हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे मिलने के लिए पहुंच गई, और वो चित्र जो है वो बहुत लोगों को बड़े चौंकाने वाले लगे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा एक अननोन से चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच गई। इससे पता चलता है कि ये जो अंबेडकर अंबेडकर आजकल खेल रहे हैं और नीले कपड़े पहन करके भी पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, और कभी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा फलस्तीन का एक बैग लटका करके पार्लियामेंट आती हैं, इसकी एक्चुअल इनको पता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इन्होंने भले ही वो वी का एक्शन बना करके खुशियों का इजहार किया हो और ये मैसेज देने की कोशिश की हो कि हम जीत गए, हम जीत गए, आहा जी हम जीत गए, लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है वो जम्मू कश्मीर की जनता ने बता दिया, हरियाणा की जनता ने बताया, झारखंड की जनता ने बताया, महाराष्ट्र की भी जनता ने बता दिया। और हम क्यों भूल जाते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कुल मिलाकर के कांग्रेस अब तक 89 स्टेट हार चुकी है। कुछ राज्यों में तो दो दो तीन तीन बार कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जरा भारत का नक्शा देखिए, चारों तरफ आपको भगवा ही भगवा दिखाई देता है। कुल मिलाकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी के 14 मुख्यमंत्री, 7 राज्यों में उनके एनडीए के सहयोगियों की सरकारें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। और लद्दाख जो यूटी है वो जाहिर है केंद्र सरकार के अधीन है। 36 में से 22 राज्य और भारत का बड़ा भूभाग इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये जो बेचैनी दिखाई दे रही है, आकुलाहट दिखाई दे रही है,
एक तो जनता के द्वारा लगातार रिजेक्ट किया जाना, दूसरे इंडी अलायंस के घटक दल ही अब इनकी लीडरशिप से तौबा कर चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जॉइन करना चाहें, तो जॉइन भी कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें। बेल आइकॉन में भी जो ऑल वाला बटन है, उसको दबाएँ ताकि सभी नोटिफ़िकेशन आपको समय से मिलते रहें। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।